हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 10। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो सेट है इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि ये जो आया हुआ है ना, ये आया हुआ है मैट्रिकुलेशन लेवल। ये आया है 2024 में, ये के एग्जाम में शिफ्ट 4 में। ठीक है, देखते हैं क्या है इस पैसेज में। देखो क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मोढेरा गुजरात एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। जो मोदी जी हैं उन्होंने, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज करके लेती हूँ। जो मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया है, इंडिया का ना पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया है। किसको? गुजरात का जो मोढेरा है ना उसे। ठीक है, तो गुजरात का जो मोढेरा है वो 24/7 सोलर पावर वाला विलेज बन गया है। ठीक है, सोलर पावर आप समझते हैं ना, जहाँ से सोलर एनर्जी मिलती है, जो हमें सन धूप से मिलती है, जो उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, सोलर पावर। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ से जो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये 24/7 इंडिया का पहला गांव बन गया है, विलेज। तो ये आपके जीके जीएस के परस्पेक्टिव से भी तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि जीके जीएस में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बेसिकली देखा जाए ना, तो ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है जीके जीएस पर ही बेस्ड ऑन है। हालांकि हम इससे हमारा इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो याद रखना आपको, 24/7 वाला पहला गांव बन गया गुजरात का मोढेरा। इट इज एन इम्पोर्टेंट मार्कर इन इंडियाज एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी विजन। ये ना इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी विजन है ना, उसके लिए एक एम्बिशियस मार्क बन गया है। मतलब कि बात कहूँ तो ये एक अच्छी पहल बन गई है। ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, तो देखो, जो भी ऐसे सोर्सेज जो हमें नेचुरली मिलते हैं और जिनका हम लगातार यूज कर सकते हैं, और वो बार बार यूज करने पर भी खत्म नहीं होती है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इस फील्ड में क्या हो रहा है, अभी हमारा जो देश भारत है वो आगे बढ़ रहा है। द एम इज टू इंक्रीज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय मोर देन थ्री फोल्ड टू 500 गीगावाट बाय 2030। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि 2030 तक इसका जो एम है ना, बेसिकली सो, सो, सोलर पावर का इसका एम है कि 2030 तक ना, जो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको 3 से बढ़ाकर 500 गीगावाट करना। देखो अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, और अभी 2030, तो यानी आगे आने वाले 5 सालों में इसको कितना, 500 गीगावाट करना है। ठीक है, तो ये आप डेट याद रखेंगे। एक मिनट, ये ईयर याद रखेंगे, कब तक करना है, 2030 तक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो, द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ सोलर पावर विल हैव अ से इन रियलाइजिंग दिस गोल। देखो, एक वर्ड आया यहाँ पे वायबिलिटी, तो वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ग्रोइंग, हम कह सकते हैं कि ग्रोइंग, या फिर कैपेबल ऑफ लिविंग, या फिर कोई भी काम को अच्छे से करना, इफेक्टिवली करना, ये वायबिलिटी होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि ये इस तरह से ग्रो कर रहा है, इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, तो द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ सोलर पावर विल हैव अ से इन रियलाइजिंग दिस गोल। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो सोलर पावर की जो वायबिलिटी है ना, इस लक्ष्य को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल पे करेगी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, प्रेजेंटली इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर डिस्प्लेज अ डाइकोटोमी रिप्रेजेंटिंग द चैलेंजेस फेसिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रेजेंट में है ना, इंडिया का जो प्रेजेंट में इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, वो क्या डिस्प्ले करता है, वो क्या प्रदर्शित करता है कि जो डाइकोटोमी है ना, डाइकोटोमी इसका मैं मतलब बताती हूँ कि क्या करना है इसमें, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसके सारे चैलेंजेस को क्या हो रहा है, जो इंडिया है ये फेस करता है। ठीक है, देखो डाइकोटोमी का मैं मतलब बता दूं आपको। डाइकोटोमी एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक डिफरेंस होता है कि किसी चीज का मतलब किसी चीज के बिल्कुल ऑपोजिट होना, डाइकोटोमी इसका मतलब भी होता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि
किसी के आइडियाज और थिंग्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट होना, हम इसका भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने आपको इसका मतलब बताया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रेजेंट में ना इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, वो डिस्प्ले करता है, वो प्रदर्शित करता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस है, इस चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है हमारे इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, ठीक है। थर्मल पावर कंट्रीब्यूटेड 75 to 85% ऑफ द पावर जनरेटेड ओवर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 3 हम फाइनेंशियल ईयर में देखें ना, तो ये जो थर्मल पावर है ना, थर्मल पावर, इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसने जो योगदान किया है, कितना किया है, 75 से 85% इतना योगदान किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या पता अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर के उसमें पूछ लिया जाए कि कितना कंट्रीब्यूट करता है थर्मल पावर, तो ये 75 to 85 है, ठीक है। Its installed capacity, however, dipped from 62.3% to 59.3 over the same period। देखो क्या हुआ कि जो हमारा जो थर्मल पावर है ना, उसने उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है 75 से 85% रहा है, बट सेम उसी उसी सेम पीरियड में क्या हुआ है कि जो इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, वो क्या हो गई, डिप्ड हो गई, यानी कि कम हो गई है। कितनी हो गई है, पहले थी 62.3% थी, और अब ये हो गई है, एक मिनट, अब ये हो गई है 59.6%, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो घट गई है इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, ड्यूरिंग द सेम फेज सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंक्रीज्ड। और इसी सेम फेज में जो सोलर पावर की जो कैपेसिटी है ना, इंस्टॉल की कैपेसिटी, वो बढ़ गई है। बढ़कर कितनी हो गई, देखो, पहले थी 9.4% थी, इससे बढ़कर ये हो गई है 12.8%, ठीक है। यानी कि जो सोलर पावर है, जो सोलर एनर्जी है, ये क्या है, बढ़ रहा है। जो थर्मल एनर्जी की अभी हम बात कर रहे थे ना, थर्मल कैपेसिटी की, वो कम हुआ है, और ये जो सोलर है ना, ये ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए तो हम आजकल देखते हैं ना, हर जगह पे सोलर चीज़ें, सोलर पैनल, ये सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। अब देखो बढ़ के ये इतने से इतना हो गया। अमंग रिन्यूएबल्स इट्स शेयर इन अ जनरेशन इंक्रीज। Therefore, among available sources of renewable energy, it's solar power that holds the brightest promise। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि देखो थर्मल पावर का योगदान तो 75 से 85% था, और इसी वर्ष में क्या हो गया था, ये घट भी गया था। फिर इसी टाइम क्या हुआ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ये ये क्या हुई, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर की, ये हो गया हमारा, बढ़ गया। एक मिनट रुकेंगे जरा, मैंने ये, हाँ, तो देखो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि जो हमारा जो इससे क्या हुआ है कि therefore among available sources of renewable energy इट्स सोलर पावर। देखो सोलर पावर है जिससे कि एक हम ब्राइटेस्ट प्रॉमिस कर सकते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं सोलर पावर को लेकर, ठीक है। और सोलर पावर में देखो ये भी तो फायदा है ना कि ये कभी खत्म नहीं होता, हमें ये डेली मिलता है। तो क्यों ना हम उसको उस जगह पे यूटिलाइज करें कि इन फ्यूचर सोलर पैनल से हेल्प ली जा सके। अच्छा, आपको ना यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, इस इमेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे ये सोलर पैनल से बने हुए हैं, यहाँ पे ये देखो नीचे बने हुए हैं, और यहाँ से ऊपर से सोलर एनर्जी आ रही है। इसको क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक ही हम इस सोलर एनर्जी को ना काफ़ी सारे वर्क पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिखा हुआ है, ये रिन्यूएबल एनर्जी 24/7 इन्वेस्टिंग, ये मतलब थोड़ा सा इमेज के थ्रू आप अच्छे से पहचान पाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन गेट्स अ बिग पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ लीगली बाइंडिंग परचेज कॉल्ड आरपीओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आरपीओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है ये, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। और देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, वो उसमें क्या, जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसकी जो कि इसकी जो खपत है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लीगली परचेज में एक, मतलब लीगली परचेज में क्या होता है कि एक ना बढ़ावा मिल जाता है, एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, ठीक है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं। और आरपीओ ये याद रखेंगे सिर्फ,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिस्पाइट दिस बूस्ट, मतलब ये जो बढ़ावा मिला है, इस इतना कुछ होने के बावजूद भी रिन्यूअल स्ट्रगल्स to meet generation targets because states which have an incentive to keep cost low often fail to meet their RPO। देखो आरपीओ क्या है, ये रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, स्टेट को बढ़ावा दिया है कि आप ना अपना रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन इसको क्या है, इसको पूरा कीजिए। इसके पूरा करने के काफ़ी स्ट्रगल भी होता है। और बट क्या होता है, इतना करने के बावजूद भी जो स्टेट्स है ना, एक मिनट कहाँ है ये, जो स्टेट्स है ना वो क्या कर रहे हैं कि लो कॉस्ट करने का उसको इंसेंटिव भी दिया गया है। जिसे है ना, बिकॉज स्टेट्स विच हैव एन इंसेंटिव टू कीप कोस्ट, तो इनको लो कॉस्ट करने का ना एक इंसेंटिव भी दिया गया है। वो तब भी अपना आरपीओ पूरा नहीं कर पा रहे। क्या पूरा नहीं कर पा रहे? रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन, ये पूरा नहीं कर पा रहे। जो स्टेट को इतने सारे राइट्स भी दे दिए गए तब भी। March 2021 Parliamentary Committee report showed that only 4 states met their entire RPO target in 19-20। अब देखो मार्च 2021 में ना पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि सिर्फ 4 ही ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपना आरपीओ पूरा किया है। आरपीओ क्या, रिन्यूअल एक मिनट, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन पूरा किया है, ऐसे 4 ही स्टेट हैं। और 2020 19-20 का ये रिपोर्ट बताता है। सोलर पावर ट्राजेक्टरी is delicately poised despite the government's move to increase the share of RPO till 2030। तो देखो बात क्या हो रही है कि 2030 तक ना जो आरपीओ है ना, आरपीओ की जो हिस्सेदारी है इसको बढ़ाने के लिए ना गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। इसके बावजूद भी क्या, सोलर जो पावर है ना हमारा, सोलर पावर ये बहुत ही डेलिकेटली सिचुएशन में है, बहुत ही नाजुक सिचुएशन में है। मतलब गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है सोलर पावर के लिए ताकि सोलर पावर का पूरी तरह से यूज़ किया जा सके। हालांकि देखो ये भी याद रखना कि अब तक एक ही गांव है जो कि 24/7 सोलर पावर एनर्जी वाला बना है, वो क्या है, गुजरात का मोढेरा गांव। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट और भी काम कर रही है, पर स्टेट्स भी सही से उसमें स्टेट्स काम नहीं कर रही है। इतना कुछ करने के बाद भी गवर्नमेंट के स्टेट क्या कर रही है, अभी तक सिर्फ 4 स्टेट ही है, 4 ही स्टेट है जिन्होंने अपना आरपीओ पूरा किया, अदरवाइज और जो स्टेट्स है उन्होंने पूरा नहीं किया है। ठीक है, an increase in the import tariff this year on inputs such as solar modules to boost domestic industry will in the near future push up project cost and thereby power tariff। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो हमारा इम्पोर्ट टैरिफ है ना, इम्पोर्ट समझते हैं, जो हम किसी दूसरे देश से जो भी सामान वगैरह मंगाते हैं उस पर जो टैक्स वगैरह लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि उनमें भी एक इंक्रीज हो गया है। ठीक है, देखो क्या होता है, टैक्स वगैरह तो लगता है, हम कोई भी चीज़ बाहर से लगाते हैं तो अब क्या है कि बाहर से कोई चीज़ें आएगी तो उस पर भी टैक्स वगैरह लगाया जाएगा। अब इसमें जिससे कि क्या होगा, सोलर मॉड्यूल्स को बूस्ट करने में भी इसको फायदा मिलेगा। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना उसको बढ़ावा देने के लिए भी, जैसे कि क्या होगा कि मतलब इन सब पे क्या हो रहा है, टैक्स वगैरह लगाया जाएगा। फिर नियर फ्यूचर में ऐसा होगा कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसके बाद जो ये ये हमारा जो पावर है इसमें से क्या होगा, सोलर पावर, इसमें टैरिफ में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा ये टैरिफ। ठीक है, देखो यहाँ पे टैक्स की भी बात हो रही है कि टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है कि हम जो भी सामान बाहर से मंगाए उसमें टैक्स वगैरह बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, बट दिस इज एट odds with a separate move to nudge discom to maintain financial discipline। Moreover, the renewable space itself is set to get more competitive with the advent of green hydrogen। यहाँ पे बात हो रही है कि देखो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए अलग से कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लिखा है ना सेपरेट मूव, कुछ अलग से मूव लेने पड़ेंगे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए। और इसके अलावा देखो क्या होगा कि जो ग्रीन एनर्जी है ना, इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, इसके आने पर जो भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी एक तरह से हम देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, ये कंपटीशन इसमें बढ़ने लगेगा। ठीक है, द रिन्यूएबल एनर्जी इज सेट फॉर अ चर्न विद अ कॉम्प्लेक्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्ले।
तो क्या होगा कि इसके आने से रिन्यूएबल एनर्जी के इसके आने से क्या होगा ना कि जो हमारे अदर रिन्यूएबल एनर्जीज है ना उसमें क्या होगा, काफ़ी सारे मतलब जटिलताएं आएंगी, काफ़ी दिक्कतें आएंगी, है ना। बट ये है कि हमें अपने सोलर एनर्जी के फील्ड में काम करना है, ताकि हमारा जो सोलर है ये अच्छे से काम, मतलब कि हम क्या करेंगे इसमें। तो देखो नियर फ्यूचर में क्या है कि इसके यूजेस बढ़ेंगे, तो हमें हर चीज को सोच समझ कर करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। देखो क्या है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्राइवेट कंपनीज। क्या हमारे देखो हमें जो भी आंसर देना है अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्राइवेट कंपनीज की कहीं बात हुई है, नहीं हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी मूविंग फॉरवर्ड, रिन्यूएबल एनर्जी की तो चलो बात हुई है। नेक्स्ट और चलते हैं, द वर्ल्ड इन डेंजर, जो हमारा वर्ल्ड है डेंजर में है, क्या ऐसा पैसेज में बताया गया, नहीं बताया गया। नेक्स्ट है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी डिफिकल्टीज। अब देखो हमारे पास दो ही बचते हैं, या तो हमारा बी आंसर होगा या तो हमारा सी आंसर होगा। तो देख लेते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई है और इसके आगे बढ़ाने की बात हुई, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है, बट जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ना वो थर्मल पर बेस्ड ऑन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो आरपीओ की ना हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन था ना, देखो कौन सा इसका, इसमें ऑपरेशंस लिखा है गलत हो जाएगा, इसमें रिवेन्यू लिखा है गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, इसमें रिव्यू लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये है, हाउ मेनी स्टेट्स मेट आरपीओ टारगेट इन 1920। 2019-20 के बीच में कितने स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना आरपीओ पूरा किया था, तो ये था केवल 4 स्टेट्स ही थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 4 स्टेट्स ही ऐसे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमें एंटोनिम बताना है। तो देखो ऑप्शन में है एनर्जेटिक, इम्प्रेसिव, मिस्चीवियस, एंथुजियास्टिक। एनर्जेटिक तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा सिनोनिम हो जाएगा, इम्प्रेस भी नहीं कर रहे हैं हम किसी को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा अनएंथुजियास्टिक, ठीक है। किसी चीज को लेके एंथुजियास्टिक नहीं होना, ठीक है। और एम्बिशियस का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी का है, वोकेबलरी हम देख लेते हैं क्या है इसमें। वायबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, एबल टू वर्क एज इंटेंडेड और एबल टू सक्सीड, ठीक है, किसी भी काम करने को लायक या फिर कोई जो काम हो रहा है। डाइकोटोमी मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीटली अपोजिट आइडियाज और थिंग, किसी भी आइडियाज और थिंग के बिल्कुल अपोजिट होना, ठीक है, दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज होना, हम ऐसा कह सकते हैं। ट्राजेक्टरी का मतलब होता है कोई सा भी पाथ, रूट, स्टेप्स या फिर कोई ट्रैक, ठीक है। टैरिफ क्या होता है, अ टैक्स दैट हैज टू बी पेड ऑन गुड्स कमिंग इनटू अ कंट्री। वही हम कह सकते हैं ना आयात, जो सामान आयात किया जाता है उस पर जो भी टैक्स लगता है, टैरिफ हम बोल सकते हैं ना। नच, इसका मतलब क्या होता है, टू एनकरेज और परसुएट समवन टू डू समथिंग, किसी को एनकरेज करना, परसुएट करना कि हाँ आप ऐसा कीजिए, ठीक है। और कुछ है क्या हमारे इसमें। तो देखो हमने इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को खत्म कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।